सबसे पहले तो क्योंकि तीसरा संस्करण है, जो कर्टन रेजर है उसका पहला सेशन यहाँ पर, हम जो विकसित भारत की बात करते हैं और भारत एट 2047 की बात करते हैं, उससे इसका सामंजस्य तालमेल किस तरीके से बैठ रहा है? तो इसके पहले तो श्वेता, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बार का जो हमारा कर्टन रेज थोड़ा हटके है, क्योंकि हिंदी में बात कर रहे हैं तो शायद कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, बट मेरे ख्याल से ये एक तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो ये 2023 में जब ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब मनोज पांडे ने शुरू किया था, तो हमें ये लगा कि जब हम इतना रूपांतरण कर रहे हैं, इतना बदलाव ला रहे हैं, तो कैसे हम इसमें जो हमारे बाकी साथी जिसको हम डाइम बोलते हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक भी शामिल है, हमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, हम उनके साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं। सो 2023 में हमने शुरू किया था स्थायी शांति और सुरक्षा में सबका आपसी सहयोग कैसे हो सकता है। जब 2024 में आए तो हमने कहा कि हम इसमें भारतीय सेना देश निर्माण में कैसे क्या अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। सो जब 2025 में आए तो हमने कई चीज़ें देखी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रक्षा मंत्री जी ने ईयर ऑफ रिफॉर्म अनाउंस किया था, सुधारों का वर्ष, और तब तक हमने डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण का दशक अनाउंस कर दिया था। तो इसीलिए मैंने कहा इन दोनों को मिला के हम रिफॉर्म को ट्रांसफॉर्म बना देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का एक मेलजोल बैठ जाएगा। तो हमने जब बात की, आप देखिए जैसे कि हमने सुरक्षा की बात की, सशक्त की बात की, ये तो एक सेना का काम है, लेकिन जहाँ तक विकसित भारत है वो हम सबका काम है। तो जो इस बार हमारा सोच विचार है कि कैसे हम और सुरक्षा और सशक्त के ऊपर बातचीत कर सकते हैं और विकसित भारत का जो सफ़र है हम सब साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम लोगों का सोच विचार होगा इस बार। ये साल ऑपरेशन सिंदूर का साल था। ये साल एक ऐसा साल था जिसमें हमारे देशवासियों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो शायद उनकी कल्पना से परे था। ऑप सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री की तरफ से, सीडीएस की तरफ से बार बार कहा गया कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, और आपको भी अगर मैं कोट करना चाहूँ तो आपने कहा कि ऑप सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, बस अभी गोलाबारी रुकी है। जब तक हमारे उद्देश्य पूरे नहीं होते कार्रवाई जारी रहेगी। अगर पाकिस्तान को भूगोल में अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद करना होगा। भारतीय सेना अगले चरण ऑप सिंदूर 2.0 की तैयारी में है। तो न्यू नॉर्मल जो सर कहा गया ऑप सिंदूर को, क्या पाकिस्तान, एक तरीके से अगर हम देखें तो क्या पाकिस्तान के लिए ये न्यू नॉर्मल एक बड़ी चेतावनी है? मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ी चेतावनी बन के रहेगी, क्योंकि जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि देखिए, हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक न्यू नॉर्मल का सवाल है, आप देखिए हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर। यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज़ ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे, और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहाँ तीसरी बात है कि जहाँ तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज़ के लिए, मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। तो आपका असेसमेंट क्या है इसके, जो रिजल्ट्स रहे उसका आकलन क्या है ऑप सिंदूर 1.0? अगर मैं कहूँ 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था, और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये, इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो अगर हम एक ऑनगोइंग ऑपरेशन की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी उन चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार है। देखिए, जब कोई भी ऑपरेशन होता है उससे कुछ ना कुछ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी हमने कुछ शिक्षा ग्रहण की। जैसे सबसे पहले तो हमने ये लेसन प्राप्त किया कि इसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है उसके लिए समय बहुत कम है।
और निर्णय आपको हर लेवल पे लेना पड़ेगा। क्या आप यहां पे निर्णय ले और फिर नीचे पास करें? नहीं हो सकता। तो हर लेवल पे, हर स्तर पे लोगों को समय के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी और एक्शन लेने पड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, साइबर, स्पेस, कोई भी हो, उसका इंटीग्रेशन हम जितना जल्दी करेंगे उतना हम इस लड़ाई को बड़े साझे ढंग से लड़ सकेंगे। क्योंकि आज की लड़ाई जो है वो मल्टी डोमेन है। अगर मैं बोलूं सिर्फ आर्मी अकेले लड़ सकती, नहीं लड़ सकती, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जो सैटेलाइट है वो बताएगी कि कौन कहां पर बैठा हुआ है, और जो उसी प्रकार से जो हमारे साइबर हैं उसका ये है कि क्या मुझे एक, मान लीजिए एक ड्रोन आ रहा है, तो ड्रोन के लिए क्या मुझे फायर करने की जरूरत है, या मैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या कहीं लेजर से किल कर सकता हूं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी आपस में घुल मिल गई हैं कि हमें उसमें साथ में बैठ के सोच विचार करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। सर, आपने बहरंग लिफाफे की बात की, मेरे जहन में सीधा आया कि जो अभी दिल्ली ने जो धमाका देखा, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशंस उसकी चल रही हैं, लेकिन रेड फोर्ट के सामने एक ब्लास्ट हुआ और इससे ये भी समझ में आता है कि डेटरेंट एक तरफ रहता है, लेकिन जो देश के दुश्मन हैं वो भी अपने हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये डिटेक्ट हो जाता है, हम इस हिसाब से करेंगे। तो नंबर 1, हम कैसे वो डेटरेंट हासिल कर रहे हैं? और जम्मू कश्मीर को भी अगर हम स्पेसिफिकली देख लें तो क्या वो आपको वहां से हम एक ऐसे सिनारियो की बात कर सकते हैं जो आतंक मुक्त की तरफ बढ़ा रहा हो हमें? तो सबसे पहले तो आपने डेटरेंट की बात की। डेटरेंट जो हम बोलते हैं सैन्य शक्ति, और जो हमारा राजनीतिक इरादा है, राजनीतिक निर्णय लेने की जो काबिलियत है। क्योंकि डिटरेंस तब काम करता है जब आप उस पर विश्वास कर सके कि हाँ ये कुछ करेंगे, अगर हमने कुछ कार्रवाई गलती की तो। दूसरी चीज ये है कि क्या सामने वाला उस पर विश्वास करता है, तो हाँ आज जो हमारा डिटरेंस है हम कह सकते हैं कि हम ये करेंगे, दूसरा वाला विश्वास करता है कि ये कर देंगे। तीसरी चीज ये है क्या उसके पीछे आपकी सैन्य शक्ति है। हाँ, आज की तारीख पे हमारे पास वो सैन्य शक्ति है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये 3 चीजें हैं जो डिटरेंस के लिए काम करती हैं, और मैं कहना चाहूंगा आज की तारीख पे डिटरेंस काम कर रहा है। जहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? जम्मू कश्मीर के हालात देखिए, 5 दिसंबर 2019 से आज जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जब 2019 में आप देखिए, जब हमारा संविधान का अनुच्छेद 35 वल्फा जब हम लोगों ने निरस्त किया था, उससे लेके आप कुछ पूछना चाह रहे थे पहले? मैं नहीं अच्छा, आप तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदर आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था, जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। तो जो पॉलिटिकल क्लैरिटी हमको बोलते हैं वो एक बहुत बड़ी आ गई। उसके कारण क्या फायदा हुआ आप देखिए, तकरीबन 25 से 26 हजार करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जो वहां पे हो चुका है। जो कॉलेजेस हैं, IIT, IIM, NIFT, एम्स, सब कुछ खुलने, कॉलेजेस बहुत खुल गए हैं। 21% तो स्कूल्स का खुलने का इजाफा हो गया है। इस बार बताया गया है कि 24,000 तकरीबन जो स्टूडेंट हैं वो हमारे इसमें अपना NIFT में, ये अपना NEFT में पास हुए हैं। तो ये तो है, मैं जहां बात कर रहा हूं, जहां तक हमारे उन्नति की बात है, डेवलपमेंट की। जहां तक आप जायजा लें कि आतंकवाद का क्या है, आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। यहां तक कि अभी इस बार तकरीबन में 31 मिलिटेंट मारे हैं, टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें कि तकरीबन 61% जो पाकिस्तान टेररिस्ट हैं। रिक्रूटमेंट इस बार सिर्फ एक हुआ था और वो भी पकड़ा गया। सिर्फ एक रिक्रूटमेंट है तो वो भी पकड़ा गया था। तो कहने का ये मतलब है, देखिए पत्थरबाजी नहीं होती है, नारेबाजी नहीं होती है, बंद नहीं होते हैं, सब चीज़ें रुक गई हैं। अभी देखिए जो आपकी उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो 272 किलोमीटर वाली ट्रेन है वो कितनी अच्छे से यूज़ हो रही, इस्तेमाल हो रही है।
इस बार तो जब हमारी रोड बंद थी तो जो एप्पल भी थे, जो सेब भी वहीं से लाए गए। तो ऊपर नीचे का जो हमारा मूवमेंट है वो है। अमरनाथ यात्रा देख लीजिए, पहलगाम हुआ, लोगों को लगा पता नहीं अमरनाथ यात्रा में इस बार लोग आएंगे कि नहीं, बट पिछले 4 साल का जो हमारा औसत है वो तकरीबन 4.3 लाख था, और इस बार हमारा 4.13 लाख सैलानी आए सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि सारे मापदंड आप देखें तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है, अच्छे के लिए आ रहा है। जो उसका एक यूथ है, जो जवान है, वो जो उसे चाहिए एक आशा और विश्वास की जो एक जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है, और भारत के प्रति जो एक सम्मोह है वो बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की तरह उसका मोह भंग होता जा रहा है। रेड फोर्ट जैसे अटेम्प्ट्स को हम एक डेस्परेट अटेम्प्ट कह सकते हैं वहाँ के यंगस्टर्स को बरगलाने के लिए भी, लेकिन यूथ मोटे तौर पर आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर का अब भारत के साथ है, क्योंकि आर्मी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं पहले से आवाम को जोड़ने के लिए, जो गुडविल स्कूल से जो शुरुआत होती है। जी जी। आप अभी आश्वस्त और सैटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं जितना रिश्तों को लेकर प्रोग्रेस हुआ है वहां पर? ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का आम नागरिक जम्मू कश्मीर का भारत के हर कोने कोने में जाना चाहता है, वहाँ पे व्यवसाय करना चाहता है, और वहाँ के लोग, बाहर के लोग अभी जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो वहाँ के हालात देख के परेशान होकर बाहर निकल गए थे, वो भी कश्मीर में वापस आना चाहते हैं और अपना उत्तरदायित्व संभालना चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है। और जहाँ तक आर्मी गुडविल स्कूल की आपने बात की है, उसमें तो मैं बताऊंगा कि जो हमारे कमांडर्स हैं वो काफ़ी बेचारे प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि हर बच्चा उस स्कूल में ज्वाइन करना चाहता है। तकरीबन 17,000 हमारे बच्चे हैं, 1,000 तो हमारे शिक्षक वहाँ पर हैं, और वो स्कूल जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें हमने इंजीनियर्स, करीब 25 डॉक्टर्स और 6 तो मतलब फौजी हमने कमीशन ऑफिसर्स दिए हैं। तो हर जगह वो लोग फैले हुए हैं, और वो एक उत्साह की और आशा की उमंग लेके आ रहा है। सर, एक दूसरी सीमा की तरफ मैं ले जाना चाहूंगी आपको। भारत और चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कोविड के बाद से लंबा समय हो गया। हम सब सियाचिन पे की बात करते हैं, लेकिन ये कोई छोटा सियाचिन नहीं है, ये भी बहुत ही कठिन एक जगह है जहां पर लगातार 5वां या 6ठा विंटर अब होने जा रहा है जहां पर हमारी सेना तैनात है। क्या जो भारत और चीन के बीच एक हम कूटनीतिक स्तर पर रिश्ते बेहतर होते देख रहे हैं, और क्या हम जो जैसे अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच एक मुलाकात हुई, उन सारी चीजों के मद्देनजर क्या वाकई जो एक्चुअल सिचुएशन है ग्राउंड पे वो चेंज कर रही है? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। मतलब अक्टूबर 2024 से लेके आज की तारीख तक हमारे रिश्तों में काफ़ी सुधार आया है। सुधार इसलिए आया है क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच काफ़ी बातचीत हुई, और दोनों का ये संशय रहा कि हम किसी तरह वहाँ पे जितनी नॉर्मेल्सी ले आएंगे उससे हम दोनों देशों का फ़ायदा है। आप देखिए 21 अक्टूबर पिछले साल जब हमारे ईस्टर्न लद्दाख में जो समझौता हुआ था LAC के ऊपर, उससे कितना फ़ायदा हुआ। कज़ान में इसलिए 24 तारीख को जो उनकी मुलाकात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, वो पिछले साल अक्टूबर में हुई। और देखिए इस बार जो हमारी सितंबर में हुई, जब ये यहाँ गए थे अपनी SCO मीटिंग के लिए गए थे, तो इसमें भी बातचीत यही हुई कि सबसे पहले हमें डायलॉग करना चाहिए, यानी बातचीत करनी चाहिए, और हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ढूंढना है, यानी कोई हल ढूंढना है कि ये जो संघर्ष हमारा हुआ है इसका क्या हल मिल सकता है। तो जब वहाँ से पॉलिटिकल डायरेक्शन क्लियर होते हैं तो हर जगह फ़ायदा होता है। आप देखिए हमारे विदेश मंत्री तो मिलते ही रहते हैं, हमारे जो SR मीटिंग जिसको बोलते हैं, जो NSA साहब हमारे उनके विदेश मंत्री के साथ करते हैं, मांगी के साथ, उन्होंने पहले 18 दिसंबर को की, उसके बाद अभी उन्होंने 18-19 अगस्त को किया, तो उसमें कोई चीज़ें मसले सुलझ के आए। उसी प्रकार से हमारा देखिए रक्षा मंत्री जी वो जून में गए, जब जून में गए तो उन्होंने बल्कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री, उनसे बोला देखिए जी अभी वक्त आ गया है कि हमें डिसाइड करना है कि बर्फ़ पिघलनी चाहिए ना पिघलनी चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए। और उसके बाद जब अभी वो बैठे हुए थे ADM प्लस में 1 नवंबर को, जब वो मलेशिया में थे, तो दोनों साथ में बैठे हुए थे और दोनों ने यही एक हल निकाला कि मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा बॉर्डर पे बातचीत होगी उतना में हल मिलेगा। लेकिन मुझे याद है मैं विदेश मंत्री से एक इंटरव्यू कर रही थी और उन्होंने मैंने कॉम्प्लीमेंट किया कि भारत की डिप्लोमेसी किस तरीके से बदली है। उन्होंने कहा कि अगर
सरहद पर बैठी हमारी सेना उतनी मजबूत नहीं होती तो हमारी डिप्लोमेसी ऐसी नहीं हो सकती थी। मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बात करने के लिए, और इसीलिए मैं उस डिफेंस डिप्लोमेसी की आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि जो एक हार्ड पावर डिप्लोमेसी है वो कितनी प्रभावशाली होती है। देखिए, सबसे पहले चूंकि आपने श्री जयशंकर जी की बात की, विदेश मंत्री जी की, वो पिछले अक्टूबर में हमारे पास आए थे और उन्होंने सारे आर्मी कमांडर्स को एड्रेस किया था। जब उन्होंने संबोधन किया था तो उन्होंने हमें ये बताया था कि डिफेंस डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे ख्याल से भारतीय सेना को बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी का बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो हम बात करें तो हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर हुई, फौज हार्ड पावर हुई। अगर दोनों को आप मिलाते तो स्मार्ट पावर बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डिफेंस डिप्लोमेसी को हम स्मार्ट पावर बोलते हैं। और जैसे डेटरेंस वैल्यू तो आपको पता ही है, लेकिन हम एक डिप्लोमेसी के ढंग से देखें तो बहुत हमारे दायरे बढ़ते हैं। कैसे दायरे बढ़ते हैं? कहने का ये मतलब है कि हम सबसे पहले जब दो देशों के बीच में अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसमें मिलिट्री अगर आ जाती है, तो हमारे रक्षा मंत्री जी कहते हैं संगीत और सेना ये दो ऐसे हैं जो सारे विश्व में एक दूसरे की भाषा समझते हैं। संगीत के लिए आपको भाषा समझने की जरूरत नहीं, मिलिट्री को आपस में बातचीत करने की भाषा की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जब हम किसी भी देश में जाते हैं, जैसे मिलिट्री उससे मिलते हैं, हम दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो आपसी जो विश्वास होता है वो एक बढ़ने लगता है। जब आपसी विश्वास बढ़ने लगता है तो आप देखेंगे कि दोनों में क्लोज कॉपरेशन शुरू हो जाता है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो, या ट्रेनिंग के ऊपर हो, या टेक्निकल एक्सचेंज का हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का हो, और किसी भी तरह की बातचीत हो, ट्रेनिंग का हो, या हम एक्सरसाइजेज जो करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे इवन यूनाइटेड नेशंस में जो हमने साथ में काम करना है उसके लिए भी हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको हम अगर चाइना के संदर्भ में रखते हुए देखें और वहां पर बदले हुए और बदलते हुए हालात देखें, आगे का रास्ता क्या देख रहे हैं अब यहां से? कैसे कंप्लीट नॉर्मलसी हो सकती है और क्या उसकी दिशा में हम बढ़ चुके हैं? अगर आप देखें पिछले एक साल में तकरीबन जो ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्शन है, हमने 1100 इंटरेक्शन किए हैं, यानी हर दिन 3 इंटरेक्शंस तकरीबन हुए हैं। तो इसका मतलब ये है जो हमारी बातचीत है ग्राउंड लेवल पे, अभी पहले क्या होता था कि सिर्फ कोर कमांडर लेवल पे होती थी, अभी हमने उसको बटालियन कमांडर, कंपनी कमांडर लेवल तक ले आए, ग्राउंड कमांडर तक ले आए हैं। तो उसका क्या फ़ायदा है कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर हम ऊपर लेवल पे जाएंगे तो फाइलों में फंसती जाएंगी, लेकिन नीचे लेवल पे हम चाहेंगे तो वो हमेशा सुलझ जाएगी। तो हमारी कोशिश यही है कि हम बात का बतरंग न बनने दें, जितनी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे सुलझा सके। लेकिन जो मेजर डिसीजंस हैं वो अभी भी जो हमारे हाई लेवल पे ही लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि जो हम लोगों का जो सोल्यूशंस है वो हम ग्राउंड पे ढूंढ रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि दोनों साइड पे एक लचीलापन आ रहा है बातचीत करने में। दोनों साइड को चूंकि ऊपर की तरफ से भी डायरेक्शंस है कि भाई बातचीत में जितना सॉल्व कर सकते हो, जितना आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, उतना ढूंढने की कोशिश करो। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कोई भी ऐसी कार्रवाई करनी, तो हमको पहले बताते हैं। पहले क्या होता था, वो नहीं बताते थे, हम दोनों में किसी प्रकार की बातचीत हो जाती थी, गर्मा गर्मी हो जाती। आजकल वो नहीं होता है। कुछ बनाया भी, हमने उनको बोला कि कृपया इसको हटाइए, ये उचित नहीं है, वो उसी टाइम हटा लेते हैं। तो ये कहना चाहिए जो ग्राउंड का कॉपरेशन है वो बहुत अच्छा है। अभी जैसे हम बात करें कि डिसएंगेजमेंट काफ़ी तक हो गया है। उसके बाद जब बाउंड्री लिमिटेशन और जो बाकी बातें करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें बहुत फ़ायदा होगा आगे आने वाले दिनों में। तो एक WMCC करके एक ऑर्गेनाइजेशन हम रखते हैं जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय के उसको हेड करते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हमारे आर्मी के भी नुमाइंदे होते हैं। तो उन्होंने 2 ग्रुप अभी बनाए हैं, एक एक्सपर्ट ग्रुप है और एक वर्किंग ग्रुप है। तो ये दोनों जो ग्रुप है हमें आगे का रास्ता बताएंगे कि कैसे हम बाउंड्री प्रॉब्लम्स को, ये सीमा की जितनी परेशानी है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, और जो वो मार्गदर्शन देंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। सर, अब जम्मू कश्मीर की बात हमने की, लद्दाख की बात की, अब मैं पूर्वोत्तर की तरफ जाना चाहती हूँ, क्योंकि मणिपुर के जो हालात हैं उसमें कोई बहुत पॉजिटिव सुधार नहीं दिखता है। क्या कारण आपके अनुसार? मैं पॉलिटिकल नहीं जानना चाहती हूं आपसे, लेकिन चूंकि जब पॉलिटिक्स के केंद्र में नहीं भी थी मणिपुर की चर्चा, तब भी सेना वहां पर हैंड होल्डिंग करती हुई दिखती थी। जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, सबसे पहले तो जब ये मई 2023 में जो हादसे हुए थे, आपको पता है, उससे मुझे भी बहुत आंतरिक दुख हुआ था, क्योंकि मैंने खुद मणिपुर में काम किया हुआ है। तो मुझे बड़ा दुख लगा कि इतना सुंदर प्रदेश जो कि मतलब मेरे लिए तो एक स्वर्ग की तरह था और किस हालात में है।
परंतु जब हमारा फरवरी 2025 में जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तब से क्या हुआ, थोड़ा सा आप देखेंगे कि लोगों में आपसी विश्वास और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। तो उसे आज की तारीख पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। आप देखिए शिरोय लिली जो एक उखरूल में जो मनाया गया एक फेस्टिवल, उसमें सब उसके लोग थे, सब तरह के लोग थे। उसी प्रकार से डूरंड कप 2-3 साल बाद आया। मैं खुद 31 जुलाई को वहाँ पे गया था डूरंड कप अटेंड करने, और भीड़ इतनी थी कि संभाली नहीं जा रही थी। और जो हमारे डीजीपी साहब थे वो फुटबॉल मैच कम देख रहे थे, बाहर की भीड़ को संभालने में ज़्यादा लगे थे। तो कहने का ये मतलब है कि मणिपुर के जो उमंग वाले दिन थे, जो आशावादी दिन थे, वो वापस आ रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सितंबर में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए, उन्होंने भी बोला कि मणिपुर तो एक भारत का रत्न है। तो ये जो बातें हो रही हैं, इससे क्या है, वहाँ के लोगों में विश्वास वापस आ रहा है। और अगर सब ठीक रहा तो कुछ दिनों में मेरे ख्याल से राष्ट्रपति महोदय भी वहाँ विजिट करेंगे। जहाँ तक सवाल है कि वहाँ पे वॉयलेंस लेवल आज की तारीख पे क्या है, जो 2023 में जो मापदंड थे, जो आज के मापदंड है, बिल्कुल बदली हो गए। वहाँ पे 2023 में थोड़ा पुलिस भी परेशान थी, लोग भी चिंतित थे। सो मान लीजिए जैसे हम 28 तकरीबन लोगों को अरेस्ट करते थे महीने में, आज की तारीख पे वो 88 हो गए। जो आपको पता है कि वेपन्स कितने वहाँ पे लूटे गए थे, तकरीबन हम 2023-24 में 200 तकरीबन औसतन वेपन हम रिकवर करते थे पर मंथ। आज की तारीख पे 400 करने लगे हैं। जो इंसिडेंट हैं वो तो बिल्कुल मतलब 7 से 8 इंसिडेंट पर माह रह गए, जो बहुत कम हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बदलाव आ रहे हैं। बदलाव अभी और भी आएंगे। जब आप देखेंगे ट्रेन जो हमारी है, जब तो इम्फाल तक आएगी तो वो बदलाव धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अगर वहाँ पे लोग आपस में बैठें, समुदाय के लोग आपस में बैठें और खुद एक सोल्यूशन निकालना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से बदलाव जल्दी आएगा। क्या नॉर्थ ईस्ट से जिन देशों की सीमाएं लगती हैं, चाहे वो म्यांमार हो गया या फिर आपका बांग्लादेश हो गया, वहाँ की परिस्थितियां भी चिंताजनक हैं हमारे लिए? जी हाँ, ये तो होता ही है कि सीमा पार अगर कुछ भी हो रहा है तो हमारे पार भी असर पड़ता है। दूसरा, पड़ोसी देश में अगर किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी है तो उसमें हम लोगों को उसका असर पड़ता है। और हम जिम्मेवार देश होने के कारण हमारा ये भी हक बनता है और फर्ज बनता है कि अगर उसको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है तो वो भी हम दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं म्यांमार जैसे आपको पता है कि वहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, आपस में कुछ मनमुटाव हुए थे। तो बहुत शरणार्थी जो थे भारत की तरफ आए थे। तकरीबन मेरे ख्याल से 43,000 या 44,000 जो शरणार्थी अभी भी भारत की तरफ हैं, मिज़ोरम में हैं, मणिपुर में हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। तो उनको हम संभाल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो स्वेच्छा से वापस जाएं। जब तक वहाँ के हालात में अगर थोड़ा सा असमंजस है, तब तक हम उनको वहाँ पे संभाल के रख रहे हैं। लेकिन परेशानी हमें तब आती है जब उस ज़मीन पे जब किसी का नियंत्रण नहीं है और उस ज़मीन को कोई भी आतंकवादी भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल करे तो वो हमें मंजूर नहीं है। तो उसके लिए हम ज़रूर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो ये एक चीज़ हुई। दूसरी बात ये है कि जो हमारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारा ट्रेड है, क्योंकि आप देखिए हम क्या बात करते थे, हम सोचते थे लुक ईस्ट से हम एक्ट ईस्ट में आ गए। तो एक्ट ईस्ट में क्यों आए? क्योंकि हम म्यांमार से बहुत ज़्यादा अपने संबंध बढ़ाना चाहते थे। संबंध हमारे बढ़े हुए हैं, लेकिन इन्हीं रुकावटों के कारण हम उसको एक अमली जामा नहीं दे पा रहे हैं। यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो बाकी चीज़ें, उसमें हम उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि म्यांमार के साथ मिलके हम जितनी जल्दी इन मामलों को सुलझा पाएं, मेरे ख्याल से दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। थिएटराइजेशन की तरफ बढ़ती हूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसकी चर्चा बहुत लंबे समय से हुई, ज़रूरत की बात हुई। 5 साल लगभग हुए हैं, क्या उतना हम आगे बढ़ पाए हैं इसमें जितनी ज़रूरत थी? क्या इसकी आवश्यकता है? अगर ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर पाएं सर। देखिए, थिएटराइजेशन जो होता है वो भौगोलिक आधार पर है और हमारी दो तरफा जो हमारी सीमाएं हैं उसके ऊपर है। जो आंतरिक हमारी चुनौतियां हैं उनसे डील करता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा हमारी नई डोमेन्स आ गई। पहले हम बोलते थे थल, नभ और वायु, सिर्फ 3 की बात करते थे। बट आज देखिए आपके पास साइबर आ गया है, स्पेस आ गया है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ गया है, कॉग्निटिव आ गया है, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। दूसरा, अभी लड़ने वाले कौन हैं? आप देखिए, अभी आपके साथ
CAPF कंधे से कंधा लगाकर लड़ रही है। उसी प्रकार से देखिए इस बार जब हमने सिविल डिफेंस और जब वो हमने तैयारी शुरू की थी 6-7 के पास सिविल डिफेंस की, सारे NCC के बच्चे लगे हुए थे। उसी प्रकार से हमारी इतनी सारी इंटेलिजेंसीज हैं, फिर हमारे NTRO है, ISRO है, इसरो है। प्लस आप देखिए जब लड़ाई लगती है तो सेना को तो एक जगह से दूसरी जगह मूव ही करते रहना पड़ता है। तो हमारी रेलवेज हैं, हमारे सिविल एविएशन है, हमारे रसद पहुंचाने के लिए FCCI है। तो इन सब को संभालने के लिए, एक साथ करने के लिए, और जैसे मैंने आपको बताया अब सिंदूर में सबसे हमने बात क्या सीखी कि हमें निर्णय लेने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हमें हर स्तर पे अलग अलग जगह पे निर्णय लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए थिएटराइजेशन मेरे ख्याल से बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये लड़ने के तरीके को कैसे बदलेगा? हाँ, लड़ने के तरीके को सबसे पहले ये बदलेगा। पहले क्या होता था कि हमारे पास काफ़ी दिन होते थे, तो चलिए जी आज लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद शाम को रिपोर्ट आई, उसके बाद रात को बैठे, फिर सवेरे देखा अगले दिन कैसे लड़ाई लड़नी है। कोई तीसरे दिन लड़ाई लड़ेगा, कोई चौथे दिन लड़ाएगा। अभी वो वक्त नहीं है। अभी 88 घंटे में अगर आपको पूरी लड़ाई लड़नी है तो आपने पूरी जितनी भारत देश की ताकत है पूरी झोंकनी है आपने। अगर आप बोले नहीं जी सिर्फ एयरफोर्स करेगी फिर देखेंगे हम, उसके बाद श्री गणेश होगा, अभी सिर्फ नेवी करेगी फिर देखा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर हमने किसी देश को हराना है और उसको सिखाना है कि भारत देश की कितनी ताकत है, तो हमें सारी ताकत एक साथ झोंकनी पड़ेगी। और उस समय हमें बैठ के विचार विमर्श करने का वक्त नहीं मिलेगा। उस समय हमें जो थिएटराइजेशन के जो थिएटर के कमांडर होंगे उनको पूरी हमें डेलीगेशन करना पड़ेगा। आपके सुपुर्द पूरी जिम्मेवारी की जाती है, सारे रिसोर्सेज आपके सुपुर्द किए जाते हैं, अभी आप कार्रवाई शुरू कीजिए। तो जिस फ्यूचर वॉर की हम बात करते थे, मतलब द फ्यूचर इज हियर, और हम तैयार हैं उसके लिए। देखिए, भारतीय सेना फ्यूचर को बड़े अलग ढंग से देखती है, क्योंकि भारतीय सेना जमीन से टिकी रहती है। उड़ो कितने भी, बट जमीन से अपना कनेक्शन मत छोड़ो। तो भारतीय सेना कुछ ऐसे ही है। देखिए, हम 5 जनरेशन्स की अपनी लड़ाई लड़ते हैं। 5 जनरेशन ये है जो ट्रेंच वॉरफेयर है, क्योंकि अब हमारी सीमाएं हैं तो हमने मोर्चे संभाल रखे हैं, आज भी फ्यूचर में भी संभाल के रखेंगे, उसमें कोई बदली नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे तोप खाने हैं या जो हमारे बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक है, आर्टी गन्स हैं, वो 2nd-3rd जनरेशन वॉरफेयर वो भी होगा। फिर हाइब्रिड वॉरफेयर है। हाइब्रिड वॉरफेयर से मतलब कहने का कि जो कन्वेंशन लड़ाई और नॉन कन्वेंशन, नॉन ट्रेडिशन, वो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी ये नई चीजें आ गई आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, क्वांटम आ गई, सारी चीजें। तो मेरे पास जो इतना दायरा है, मुझे जितने भी आते जा रहे हैं उतने मैं शामिल करते जा रहा हूं। ये इंडियन सिविलाइजेशन की जगह, आते जाओ, सब एसिमिलेट होते जाओ, सबको मिलाता जाऊंगा। तो भारतीय सेना का काम है सबको मिलाता जाए। तो मुझे मोर्चे की लड़ाई लड़नी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन की लड़ाई सबकी एक साथ लड़नी है। तो मैं इन सब की लड़ाई के लिए आज की तारीख पे तैयार हूं, और इस सब सारी जनरेशन्स में टेक्निक को मैं इन्वॉल्व करते जा रहा हूं। पर अगर ठोस कदम मैं पूछूं कि क्या कर रहे हैं इसकी तरफ भारतीय सेना, क्या कदम उठा रही है फ्यूचर वॉर के लिए तैयार होने के लिए? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो पिछले चीफ साहब थे, मनोज पांडे साहब, उन्होंने ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किया था। तो ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण का साल, एक साल में तो रूपांतरण नहीं आ सकता। बदलाव लाने के लिए इट्स लाइक अ सोशल चेंज, बहुत वक्त लगता है। तो मैंने इसीलिए से दशक का निर्देश दिया कि इसको दशक का बनाया जाए। तो इसमें कुछ 5 पहलू हमने 5 स्तंभ स्थापित किए, जिसमें सबसे पहले है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का ये मतलब है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस को बदली कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, फ्यूचर वॉर को मद्देनजर रखते हुए हमने काफ़ी रीस्ट्रक्चरिंग लाई। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हमने कुछ बदलाव लाए हैं। आप देखिए कि हमने जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें लेसन क्या मिला कि हमें इंटीग्रेटेड लड़ाई लड़नी है, यानी हमें छोटी टुकड़ियां रखनी पड़ेंगी बट वो आपस में इंटीग्रेटेड हो। तो हमने रुद्रा ब्रिगेड की। फिर हमें पता लगा कि हमें कुछ छोटी एजाइल यूनिटें चाहिए जो मॉडर्न भी हो और छोटी हो तो ज़्यादा मूवमेंट भी कर सके, तो हमने भैरव खड़ी की। फिर ड्रोन वॉरफेयर शुरू हुआ तो उसके लिए हमने शक्तिमान और दिव्यास्त्रा खड़ी की, और इन्फेंट्री बटालियन के अश्नी प्लेटून खड़ी की। तो कहने का ये मतलब है कि हमने रीस्ट्रक्चरिंग जो है बहुत तेज स्पीड से अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारा मॉडर्नाइजेशन का प्लान है, मॉडर्नाइजेशन में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे अभी हमें पता है कि हमारे ऑपरेशनल वॉइड्स क्या हैं, लेकिन ऑपरेशनल वॉइड्स आप
लंबे समय के ऑर्डर्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। तो हमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की काफ़ी फ्रीडम मिली। जब इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की फ्रीडम मिली तो हमने उसमें क्या किया कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी हम उसको लाए, क्योंकि जब बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है तो जो हमारे जवान होते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। जब समझते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है और इन चीज़ों की कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए EP 2025 भी हमको दिया गया है।